हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जोहार। तो आइए जानते हैं फटाफट झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। साथ ही इस चैनल को यानी स्टेट न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप झारखंड की खबरों से अवगत रह सकें, साथ ही आप खुद भी अपडेट रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। 128वीं जयंती पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया नमन, दी श्रद्धांजलि। महान क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पर गुरुवार 23 जनवरी को उन्हें पूरा राष्ट्र ने नमन किया। यह दिवस पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची के नेताजी सुभाष चंद्र बोस उद्यान स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि यह दिन हम सभी के लिए ऐतिहासिक है। हमें इस बात का गर्व है कि हमारे बीच एक ऐसी विभूति एवं पराक्रमी पैदा हुए जिन्होंने इस देश की आज़ादी की लड़ाई को नई ताकत दी थी। झारखंड, बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा से नेताजी का खासा रिश्ता रहा है। यहाँ के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से उनकी कई यादें जुड़ी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेताजी के विचार और आदर्श आज भी लोगों की आवाज, आत्मविश्वास और ताकत को बढ़ाने का कार्य कर रही है। जब तक यह देश रहेगा, नेताजी का नाम अमर रहेगा। नेताजी को शत शत नमन। मशहूर यूट्यूबर मनोज दे की फॉर्च्यूनर ने ऑटो को मारी टक्कर, ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। झारखंड के सबसे मशहूर यूट्यूबर्स में से एक मनोज दे हाल ही में एक दुर्घटना का शिकार हो गए। तीसरा थाना क्षेत्र के जयरामपुर चौराहे के पास उनकी टोयोटा फॉर्च्यूनर एक ऑटो रिक्शा से टकरा गई। ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। दुर्घटना के समय मनोज दे कार में मौजूद नहीं थे। वाहन कोई दूसरा व्यक्ति चला रहा था। हालांकि दुर्घटना में उनकी कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। मनोज अपने यूट्यूब चैनल के लिए काफी मशहूर हैं, जिसके लाखों फॉलोअर्स हैं। मनोज दे ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि एक दुर्घटना हुई जिसमें उनकी फॉर्च्यूनर एसयूवी शामिल थी। हालांकि घटना के समय वह मौजूद नहीं थे या कार नहीं चला रहे थे। उन्होंने कहा कि उनके चचेरे भाई ने उन्हें बताए बिना ही एसयूवी ले ली और अपने परिवार को शादी में ले गए। उन्होंने कहा कि दुर्घटना तब हुई जब उनके चचेरे भाई ने उन्हें बताए बिना उनकी कार ले ली। मामले के संबंध में पुलिस कार्रवाई की कोई खबर नहीं है। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि पुलिस ने मामले के संबंध में जांच शुरू कर दी है। गिरिडीह में जामुमो के अभिनंदन समारोह में शामिल हुईं विधायक कल्पना सोरेन और मंत्री सुदिव्य। कहा, गांडेय को मिलेगी नई पहचान। झामुमो की ओर से गुरुवार को गांडेय विधानसभा के बेंगाबाद में आभार सह संवाद सभा का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन शामिल हुईं। इस मौके पर मंत्री सुदिव्य ने कहा कि गांडेय विधानसभा की आंदोलनकारी धरती ने राज्य को हमेशा एक नई दिशा देने का काम किया है। गांडेय में झामुमो की जड़ें काफी मजबूत हैं और इसे उखाड़ने का सपना देखने वाले हमेशा मुंह के बल गिरे हैं। मंत्री ने कहा कि जब राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में थे, तब भी गांडेय की जनता ने वही साहस दिखाया और षड्यंत्रकारी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड और विशेषकर गांडेय की धरती में हर अन्याय के प्रतिकार करने की क्षमता है। उन्होंने भाजपा का करारा प्रहार करते हुए कहा कि षड्यंत्र करने वाली भाजपा यहां के साहसी जनता के निर्णय के सामने तिनके की तरह बिखर जाएगी। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने गांडेय की जनता का आभार प्रकट करते हुए कहा, वह हृदय की गहराइयों से जनता का धन्यवाद करते हैं। सिर्फ 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए ही नहीं, बल्कि गांडेय विधानसभा के उपचुनाव के लिए वह यहां की जनता के आभारी हैं। उन्होंने कहा कि आपने एक विधायक नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री के समकक्ष के प्रत्याशी को चुना है, जो गांडेय की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम करेंगी। वहीं सभा को संबोधित करते हुए गांडेय विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने सबसे पहले गांडेय की जनता का आभार प्रकट किया और धन्यवाद दिया। सभा में विधायक कल्पना ने कहा कि झारखंड राज्य की अस्मिता के लिए दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने अपना घर-बार के साथ सब कुछ त्याग दिया।
उन्हीं की कर्मभूमि गिरिडीह के गांडेय में उन्हें जिम्मेवारी मिली है। विधायक ने आगे कहा कि गुरुजी ने अपने साथियों के साथ मिलकर झारखंड को पहचान दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया। आज उसी सोच के साथ हेमंत सोरेन आगे बढ़ रहे हैं। विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि गांडेय की धरती में झामुमो और झारखंड की नाभि घड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर झारखंड को झुकने नहीं दिया जाएगा। झारखंड को एक विशिष्ट पहचान दिलाना है ताकि हर जगह झारखंड का नाम गर्व से लिया जाए। कल्पना सोरेन ने कहा, गांडेय को झारखंड के मानचित्र पर एक नई पहचान दिलाई जाएगी। गांडेय की जनता के विश्वास को कभी टूटने नहीं दिया जाएगा। कार्यक्रम को झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह, जिला सचिव महालाल सोरेन, पूर्व विधायक केदार हाजरा, झामुमो नेता प्रणव वर्मा समेत अन्य लोगों संबोधित किया। कार्यक्रम में प्रखंड प्रमुख मीना देवी, प्रखंड अध्यक्ष नुनुराम किस्कू, युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष फरदीन इम्तियाज अहमद, झामुमो नेता विजय सिंह, जाकिर हुसैन, मोहम्मद फखरुद्दीन, इनामुल हक, शाहनवाज अंसारी, शिबू मुर्मू, कृष्ण मुरारी शर्मा, प्रमिला मेहरा समेत हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। बेंगलुरु में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में शामिल हुईं मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की। जैविक खेती और श्री अन्न यानी मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार ने 23 से 25 जनवरी तक बेंगलुरु में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन किया है। गुरुवार को मेला का उद्घाटन कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने किया। उद्घाटन कार्यक्रम में कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, झारखंड की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की सहित देश भर के कई गणमान्य लोग शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में झारखंड के स्टॉल का उद्घाटन कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किया। इस मौके पर विभागीय सचिव अबूबकर सिद्दीकी सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। मेले के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए झारखंड की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने आयोजन के लिए कर्नाटक सरकार की सराहना की। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि झारखंड और कर्नाटक के बीच कई तरह की समानताएं हैं। मिलेट की बात करें तो दोनों राज्य में समानता खास तौर पर देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि पौराणिक काल से ही झारखंड और कर्नाटक में मिलेट के उत्पादन और उपयोग की परंपरा रही है। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि यह मेरे लिए गर्व की बात है कि अभी भी आदिवासी समाज मिलेट की खेती से जुड़े हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि इसके साथ ही मुझे इस बात का भी गर्व है कि मैं आदिवासी समाज के उरांव जाति से आती हूं और मिलेट हमारे भोजन का मुख्य अनाज है। उन्होंने कहा कि मिलेट को एक समय में गरीबों का भोजन कहा जाता था, लेकिन कई वजहों से आज लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ी है। अब लोग इसकी जानकारी भी ले रहे हैं और इसे बड़े चाव से खा भी रहे हैं। पूरे देश में झारखंड और कर्नाटक ऐसे दो राज्य हैं जो बड़ी मात्रा में मिलेट का उपयोग कर रहे हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि बदलते समय में चावल और गेहूं को भी मुख्य आहार के रूप में लोगों ने अपनाया है। वैसे हमारे स्वास्थ्य और मौसम के लिहाज से मोटा अनाज ज्यादा फायदेमंद है। इसको आसानी से लगाया जा सकता है। चावल और गेहूं की तुलना में अब देश की सरकारों ने मोटे अनाज को बढ़ावा देना शुरू किया है। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने उम्मीद जताई कि झारखंड और कर्नाटक की सरकार मिलकर ऐसे किसानों को सहयोग कर सकती हैं जो मोटे अनाज की खेती से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में मिलेट पॉलिसी के तहत किसानों को इसकी खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। मोटा अनाज के लिए किसानों को बाजार उपलब्ध कराने में यह मेला कारगर साबित होगा। उन्होंने कहा कि झारखंड मिलेट मिशन के तहत किसानों को 3,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। वैसे एफपीओ को प्रोत्साहित किया जा रहा है जो मोटा अनाज की खेती से जुड़े हैं। इस मिशन की सफलता में आईसीएआर, आईएमआर, स्टेट यूनिवर्सिटी की बड़ी भूमिका रहेगी। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि गुमला में मड़ुआ की खेती पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी केस स्टडी कर रहा है। पहले इसे गरीब किसान के साथ जोड़कर देखा जाता था। अब जहां मोटे अनाज की खेती हो रही है, ऐसे जिले कुपोषण से लड़ने में मददगार साबित हो रहे हैं। इस मुहिम को राज्य स्तर से ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की जरूरत है। जमशेदपुर में मंत्री हफीजुल हसन की विभागीय समीक्षा बैठक। कहा, हर किसान के खेतों तक पहुंचेगा पानी।
झारखंड सरकार के जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन अंसारी गुरुवार को जमशेदपुर पहुंचे। यहां उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। मंत्री ने कहा कि झारखंड के सभी किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए व्यापक व्यवस्था की जा रही है, जिससे उत्पादन में कोई कमी न हो और किसानों को लाभ मिले। जमशेदपुर दौरे पर आए झारखंड के जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन अंसारी बिष्टुपुर स्थित स्वर्ण रेखा गेस्ट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस मीटिंग में विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी ली, साथ ही सिंचाई व्यवस्था को लेकर रिपोर्ट अधिकारियों से ली है। इस बैठक में इचागढ़ विधायक सबिता महतो भी मौजूद रहीं। साथ ही सुवर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना चांडिल के मुख्य अभियंता रामनिवास प्रसाद समेत अन्य विभाग अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में चांडिल डैम के विस्थापितों का मुआवजा के अलावा कृषि में बेहतर उत्पादन के लिए खेत तक पानी पहुंचाने की दिशा पर चर्चा हुई। इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों को साफ तौर पर कहा कि काम में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। सरकार विकास कार्य में कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने जिला के सभी किसानों की वर्तमान हालात पर जानकारी ली है। इस बातचीत के दौरान जल संसाधन मंत्री ने बताया कि वो राज्य भर में विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। चांडिल डैम के विस्थापितों का मामला जल्द से जल्द खत्म हो, इसके लिए अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिया गया है। विस्थापितों को उनका मुआवजा पूरा मिले, इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। झारखंड में अब किसानों को खेत में पानी के लिए समस्या नहीं आएगी। इस दिशा में भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप पाइपलाइन से खेतों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। खेत में पानी होने से उत्पादन बेहतर होगा, अच्छी कृषि होगी और किसानों को पूरा लाभ मिल सकेगा। मंत्री ने कहा कि अभी नई सरकार बनी है और सरकार बजट में भी किसानों का पूरा ख्याल रखेगी। बता दें कि जमशेदपुर में बैठक के बाद मंत्री सरायकेला जिला के कपाली नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत तमोलिया पहुंचे, जहां उन्होंने एक निजी कार्यक्रम में शिरकत की। वक्फ बोर्ड कानून पर सीपीआई माफियाओं के इशारे पर जमीन छीनना चाहती है सरकार, केंद्रीय मंत्री ने दिया ये जवाब। भारत में वक्फ बोर्ड को लेकर राजनीति चरम पर चल रही है। कोई इसे सरकार द्वारा लाई जा रही कानून को खतरनाक बता रहा है तो सत्ता पक्ष इसे राजनीतिक मुद्दा बता रही है। ऐसे में गढ़वा जिला में 2 आला नेताओं ने नए वक्फ बोर्ड को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। गढ़वा पहुंचे भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीन सामुदायिक इस्तेमाल के लिए जमीन है, वह कोई निजी जमीन नहीं है। केंद्र सरकार इस पर कानून ला रही है, वह बहुत ही खतरनाक है। कानून आने के बाद इस पर प्रशासनिक अधिकार हो जाएगा, जिससे इसकी स्वायत्तता छीन जाएगी। कोई भी संस्था हो उसे यथावत रहने देनी चाहिए। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि आमदनी को लेकर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी और देखा जाए तो वक्फ बोर्ड की जमीन पूरे देश में है। कुछ अति पिछड़े क्षेत्र में है तो कुछ पर कब्रिस्तान है, तो वहां से किसी तरह की आमदनी नहीं आती है। हाँ, कुछ जमीन शहरी क्षेत्रों में है जिससे कुछ आमदनी आती है और बोर्ड अपने हिसाब से सामाजिक हित में काम करते रहता है। केंद्र को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आदिवासियों और किसानों की जमीन छीनने के लिए कृषि बिल जैसा कानून ला रही थी। अब सरकार की वैसे हर जमीन पर माफियाओं की नजर है। इस मामले पर गढ़वा पहुंचे केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। पत्रकारों द्वारा सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कौन क्या कह रहा है उससे कोई खास अंतर नहीं पड़ता है। एक बार कानून बन जाने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जमानत पर जेल से निकली आईएएस पूजा सिंघल पर इतनी मेहरबानी क्यों? भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी से पूछे सवाल। मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में करीब 28 माह बाद जमानत पर जेल से बाहर निकली आईएएस पूजा सिंघल पर विशेष मेहरबानी का जिक्र करते हुए भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया है कि पूजा सिंघल के सीए के घर से करोड़ों रुपए बरामद हुए थे। उनके खिलाफ पीएमएलए कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन जमानत मिलने के कुछ दिन के भीतर ही उनको निलंबन मुक्त करते हुए कार्मिक में योगदान देने का आदेश जारी कर दिया गया। पूरे प्रकरण का जिक्र करते हुए दिल्ली में रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी से सीधा सवाल किया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी संविधान की किताब दिखाते रहते हैं।
संविधान की मूल भावना की बात करते हैं, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि संविधान की मूल भावना में उचित शासन और उत्तरदायी शासन का जिक्र है। भ्रष्टाचार से मुक्त शासन होना चाहिए। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी से पूछा कि जब झारखंड की सरकार पूजा सिंघल को निलंबन मुक्त कर रही थी तो क्या कांग्रेस के मंत्रियों में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि इसको रोकें, जबकि झारखंड में कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी इस मसले पर जवाब मांगा है। उन्होंने राज्य सरकार के इस फैसले को भारत के प्रशासकीय शुचिता पर गंभीर सवाल करार दिया है। बता दें कि ईडी ने पूजा सिंघल को मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पीएमएलए की धारा 19 के तहत 11 मई 2022 को गिरफ्तार कर लिया था। इस आधार पर अखिल भारतीय सेवाएं यानी अनुशासन एवं अपील नियमावली 1969 के नियम 3(3) के तहत 12 मई 2022 को तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित कर दिया गया था। 7 दिसंबर 2024 को रांची की पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। इसी आधार पर निलंबन समीक्षा समिति ने निलंबन मुक्त करने की अनुशंसा की थी, जिस पर 7 दिसंबर 2024 के प्रभाव से कार्मिक विभाग ने उनके निलंबन को खत्म कर दिया है। पोस्टिंग के लिए पास करनी होगी परीक्षा, पुलिस पदाधिकारियों की दक्षता की होगी जांच। पुलिस पदाधिकारियों की थाना में होने वाली ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। मनचाहा या मलाईदार थाना के लिए किसी की पैरवी भी काम नहीं करेगी, क्योंकि थाना में पोस्टिंग अब पुलिस पदाधिकारियों की दक्षता के आधार पर होगी। धनबाद एसएसपी एचपी जनार्दनन इसके लिए दक्षता परीक्षा आयोजित करने जा रहे हैं। इसके लिए तिथि भी निर्धारित कर दी गई है। आगामी 9 फरवरी को यह परीक्षा आयोजित होगी। धनबाद पुलिस केंद्र में जिला के सभी थाना प्रभारी और ओपी प्रभारी के साथ ही सभी एएसआई, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर को इस परीक्षा में शामिल होना अत्यंत आवश्यक है। दक्षता परीक्षा के लिए एसएसपी ने बतौर पत्र के माध्यम से सूचना निकाली है। इसी दक्षता परीक्षा के आधार पर पुलिस पदाधिकारियों का अलग अलग थानों में पोस्टिंग किया जाएगा। 4 अलग अलग विषयों पर दक्षता परीक्षा आयोजित होगी। इनमें सबसे पहला भारतीय न्याय संहिता 2023, दूसरा भारतीय नागरिक संहिता 2023, तीसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और चौथा विषय पुलिस की कार्यप्रणाली पर आधारित होगी। इन 4 विषयों पर पुलिस पदाधिकारियों को खरा उतरना पड़ेगा। इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे। सभी विषयों के अलग अलग प्रश्न पत्र होंगे। इसी दक्षता परीक्षा के आधार पर ही वार्षिक गोपनीय चरित्र अभियुक्ति आलेखित किया जाएगा। इसके साथ ही अगली पोस्टिंग परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर ही होगी। इसको लेकर एसएसपी एचपी जनार्दनन ने कहा कि नए कानून को लेकर पुलिस पदाधिकारियों में कितनी जानकारी है, यह देखना जरूरी है। इसकी ही जानकारी के लिए दक्षता परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिससे उनके ज्ञान के आधार पर आगे उन्हें काम करने में आसानी होगी। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। अब हमें इजाजत दीजिए। जोहार।